आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड में चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। प्रत्याशी पूरे दमखम से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मौसम का पारा भी सियासी पारे की तरह चढ़ा हुआ है। रांची के जाने माने समाजसेवी एवं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री आरिफ नासिर बट से बेबाकी से बातचीत की हमारे रांची ब्यूरो ने। जोहार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क। मैं संदीप सिन्हा। झारखंड में इन दिनों पारा चढ़ा हुआ है। या हम मौसम की बात करें या फिर सियासी हलचल की बात करें, 25 तारीख लगभग तकरीबन करीब आ रहा है। घंटे घंटे बीत रहे हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को लुभाने में अपने परिवार के साथ लगे हुए हैं। देखना यह है कि 4 जून को किसके सर पर ताज चढ़ता है और किसके सर से ताज उतरता है। दावेदारी तमाम पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने ठोक रहे हैं। कोई 400 पार तो कोई अब की बार हमारी सरकार। इस समय हमारे साथ शहर के जाने माने समाज सेवी जो कोरोना काल में भी लोगों के बीच हमेशा रहे, डॉक्टर आरिफ नासिर बट, जो अभी तत्काल भाजपा के अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश मंत्री हैं। हम इस वक्त उनके कार्यालय में बैठे हैं। जरा उनसे भी इस बारे में हम बात करते हैं। आपका स्वागत है एबीएम न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया सदीप जी। अब की बार 400 पार और उधर अब की बार हमारी सरकार। अभी तक जो चुनाव चौथे चरण का पहला खेप का चुनाव हो चुका है, यहाँ क्या आपको लग रहा है? अगर रांची की बात करें तो रांची में संजय सेठ पिछले बार के बनिस्पत मुझे लगता है पिछले बार वो 2.5 से 3 लाख 2,80,000 के करीब वोट से जीते थे और मुझे लगता है इस बार वो 3 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे, क्योंकि उनके कंटेंडर में वैसा कोई है नहीं जो उनको इलेक्शन में उनको चुनौती दे सके। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक महिला को उतारा है और आप जान ही सकते हैं कि वो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं और उनको अभी रांची के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है और अभी जस्ट पहली बार वो सांसद के चुनाव में ही पदार्पण कर रही है। और संजय सेठ काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं और पहले से वो यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक बार सांसद बन चुके हैं और पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा संगठन में बहुत सारा कार्य कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि संजय सेठ को चुनौती नहीं दे पाएंगी कोई भी। नहीं ऐसा भी, लेकिन यशस्विनी सहाय ठीक है, वो क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड उनका राजनीति का है। सुबोध कांत सहाय की वो सुपुत्री हैं और सुबोध कांत सहाय अपने समय में मंत्री भी रह चुके हैं, तो इस नाते कहीं ना कहीं उनके भी तो वोटर होंगे ही क्षेत्र में। बिल्कुल होंगे, उनके कांग्रेसी वोटर जो है उनके साथ है और मुझे लगता है कुछ मुस्लिम वोटर भी उनके साथ हैं। लेकिन अगर आपने एक जो बात कही कि सुबोध कांत सहाय की बेटी है, पारिवारिक वो मंत्री रह चुके हैं, तो भाई उनकी अपनी क्या पहचान है? यशस्विनी सहाय की अपनी क्या पहचान है? आप ये बताइए। परिवारवाद तो कांग्रेस में शुरू से रहा है, भाजपा में परिवारवाद तो बहुत कम ही देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस में देख लीजिए, पहले इससे पहले उन्होंने सुनील सहाय को हटिया विधानसभा से लड़वाया और वो हार गए। अभी अपनी बेटी को यहाँ से लड़वाया, तो मतलब कांग्रेस में कोई कद्दावर लीडर ही नहीं है जो सांसद चुनाव के लिए खड़ा हो सके। भाजपा जो ये 400 पार का नारा लगा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है? कैसे लग रहा है आपको कि वो 400 पार हो जाएंगे? देखिए, 400 पार का जो नारा लगाया वो डेवलपमेंट के लेके उन्होंने किया है और जो भी इंडिया का प्रोग्रेस आज के समय में इंटरनेशनली हुआ है उस चीज़ को लेके हो रहा है। अगर आप देखें, मोदी जी ने अपने समय में बहुत सारा काम किया, जिसमें एक डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे तो डिजिटलाइजेशन आज के समय में आप एक पैसा अपने पॉकेट में लेके नहीं चलते हैं और आप मोबाइल में सारा का सारा दुनिया आपके हाथ में है। ठीक है, आप पैसा ट्रांसफ़र करना हो, जमा करना हो, बैंकिंग करना हो, एवरीथिंग आपके सब वो हाथों में है। पहले आपको घंटों घंटों लाइन लगना पड़ता था, एक पैसा जमा करने के लिए 2 दिन का समय लगता था, एक ट्रांसफ़र होने के लिए 3 दिन का समय लगता था। तो ये सब चीज़ें डिजिटलाइजेशन है और ये मोदी जी के समय में हुआ है। दूसरी आप बात करेंगे, अभी इन्होंने नया एजुकेशन पॉलिसी जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने किया। पहले यहाँ के बच्चे फॉरेन में पढ़ने जाते थे तो उनको तकलीफ होती थी क्योंकि उनका जो डिग्री था उसकी वैल्यू नहीं होती थी और उनको 1 साल का कहीं ना कहीं कोर्स करके जाना पड़ता था। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ क्योंकि मैं खुद फॉरेन में पढ़ा हूँ। तो
आज के समय में उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्टार्ट किया, उसकी वजह से बच्चों को 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स, उसके बाद अगर वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे तो पहले डिग्री उनको नहीं मिलती थी। आज के समय में उन्हें डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी। 1 साल का ही मिलेगा, 2 साल का ही मिलेगा। अगर वो तीसरे साल में भी छोड़ता है, चौथे साल में भी छोड़ता है, तो उनको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। आप एक साथ 2 से 3 कोर्सेज कर सकते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लोगों स्टूडेंट्स लोग के लिए, तो स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि मोदी जी ने उनके लिए काम किया या नहीं किया। जहां तक मोदी जी का बात आपने किया, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा और गहराई में जाऊंगा। ये डिजिटलाइजेशन की जो बात है, ठीक है, आपने कही, लेकिन हमें ये बताइए कि मोदी जी के जो मैनिफेस्टो में, जो 2014 में जो मैनिफेस्टो वो लेकर आए थे कि 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन मंगाएंगे और बहुत सारी बात, लेकिन उनके आने के बाद जो देखा गया, जैसे BSNL आप देखें, BSNL का सेवा आज के तारीख में साफ ठप हो गया। उसके टावर पर जियो ने अपना टावर लगा लिया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, दाऊद इब्राहिम को पकड़ कर लाने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। तो क्या मैनिफेस्टो में ये सब था? देखिए, मैनिफेस्टो में जो लिखा गया उसको लेकर स्टार्ट किया गया है काम। और कोई भी चीज़ें अगर आप सोचते हैं कि 1 दिन में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, तो ये इजी नहीं है। जो एक्सटर्नल ट्रीटी होती है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, उसकी वजह से किसी भी भगोड़े को वहाँ से लाना इतना आसान नहीं होता। उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप सोचते हैं कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई पोर्टुगल में बैठा हुआ है और कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वहाँ से लेकर आ जाए, तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए फिर जंग लड़ना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंटरनल ट्रीटी, अब उनके साथ एक्सटर्नल ट्रीटी हमारी बनी हुई है, जैसे नेपाल है, तो हम वहाँ से लेके आ सकते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है वहाँ से लाना पॉसिबल नहीं है। रही बात काले धन की, आप बात करते हो, तो काला धन जो है, बहुत सारा जो नोटबंदी हुई उससे काला धन बाहर आया। लेकिन जो आप स्विस बैंक की बात करते हो, तो स्विट्जरलैंड की जो सरकार है, जब तक वो ऑर्डर नहीं देगी तब तक हमारे पास आएगा ही नहीं। अब लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि इसके पास इतना पैसा, उसके पास उतना पैसा। स्विट्जरलैंड बैंक ने कभी ऐसा आपको डेटा दिया है क्या? आपने डेटा मिला ही नहीं है और फिर आप वहां जाके स्विट्जरलैंड बैंक में, हमने वहां नोट दिया है, हमने वहां एप्लीकेशन दिया है, हमने बात की है, लेकिन स्विट्जरलैंड बैंक में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहां पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी चलती है कि अगर आप कोई वहां पे अकाउंट खोलते हैं तो इतना आसान नहीं है वहां पर, ठीक है, वहां से लेके आना आप लोग। ये बात तो भाजपा को अपने मैनिफेस्टो में देने से पहले ये सारी व्यवस्था तो कर लेनी चाहिए थी ना। ये तो एक तरह से प्रलोभन हो गया जनता के लिए। भाजपा को क्या पता था कि इसकी सरकार आ गई? भाजपा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ABM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।